हेलो, आई एम डॉक्टर आनंद पांडे और मैं हिंदी यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पीजीटी हिस्ट्री के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शामिल हो सकते हैं और आप लोग को इसके माध्यम से नियमित कक्षाएँ प्रोवाइड की जाएंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली फर्स्ट लेक्चर, हम लोग इसमें पीजीटी की स्ट्रेटजी, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहां से हम बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के संदर्भ में इसमें टोटल एग्ज़ाम 500 नंबर का होगा। टोटल एग्ज़ाम 500 नंबर का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये 425 नंबर कवर करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन 3.4 नंबर का होगा। बचे हुए जो 75 मार्क्स हैं, उनमें 50 इंटरव्यू का होगा, आपके इंटरव्यू के लिए होगा और 25 मार्क्स जो हैं वह स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के रूप में एज अ वेटेज रखा गया है। तो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन जैसे कि अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 10 नंबर, इसी तरह अगर आप एमएड हैं, बीएड हैं या कोई और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको अलग अलग 5, 10 ऐसे नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वह 500 में बनेगी। अब यहाँ आते हैं हम स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमको इसको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हम इतिहास का अध्ययन कंसेप्चुअल पॉइंट से करें। हम लोग इतिहास का अध्ययन कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से करें। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू का यहाँ मतलब है कि इतिहास इंटरप्रिटेटिव होता है। इट इज़ कॉल्ड दैट हिस्ट्री इज़ इंटरप्रिटेटिव। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमें इतिहास अवधारणात्मक होता है, तो हमें सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्यों, ऐतिहासिक विषयों, उसके सिलेबस के बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरी बात, हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहेगा तो कंसेप्चुअल पढ़ने के साथ ही साथ इंटरप्रिटेटिव हो, व्याख्यात्मक हो। इतिहास का उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है आदि को हम समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमें रटे रटाए या जो बेसिकली अभी तक चला आ रहा है कि हम लोग रट के एग्ज़ाम देने की जो प्रवृत्ति है वह न हो रहे। हम समझ विकसित करें और उसके साथ रेशनल बने, इंटरप्रिटेटिव हों। इंटरडिसिप्लिनरी मोड ऑफ स्टडी जो आजकल चल रहा है, अंतर विषयक उपागम, उस तरह हम लोग इतिहास का अध्ययन करें। इतिहास का एक विषय से दूसरे विषय से क्या संबंध है, इतिहास एक दूसरे विषय कैसे प्रभावित करता है और दूसरे विषय से कैसे प्रभावित होता है, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग कंसेप्चुअल, अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल पढ़ने के साथ ही साथ हम लोग इसमें मैप का भी प्रयोग करेंगे, हिस्ट्री बाय मैप। तो हिस्ट्री बाय मैप का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें चीज़ों को पकड़ने में आसानी होती है। दूसरी बात, हमें जैसे प्राचीन साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कोई सभ्यता संस्कृति कहाँ से आई, कैसे आई, एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, नियोलिथिक कल्चर का एक्सपेंशन कितना है, इंडिया में कहाँ पे है, वर्ल्ड स्तर पे कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड में हमें दिखाना है कि सबसे पहले जो रॉक पेंटिंग का उदाहरण मिलता है वो अल्तमीरा से मिलता है। तो अल्तमीरा कहाँ है, स्पेन में। अगर हम स्पेन को जान लेंगे कहाँ पे है,
ठीक है, तो हम आसानी से या अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। दूसरी बात इसी तरह है काउबोइया है, इसी तरह आपका फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र है यूरोप का, जो फ्रांस और स्पेन के क्षेत्र में आता है। फ्रांस में फोंट द गाम है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है, तो हम उसको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। दूसरी बात, मैप के साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास खासकर आर्किटेक्चरल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पोर्शन हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है उसको किस तरह से हमें देखा जाए, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें खासकर जो भी प्राचीन काल में स्थापत्य संरचना है, जैसे मंदिर हैं, जैसे मस्जिद हैं, जैसे आपके भवन बनाए गए हैं, राजभवन हैं, मंदिर के निर्माण की विभिन्न शैलियाँ हैं, जैसे रथ मंदिर शैली है, जैसे आपका नागर शैली है, बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है। तो इस शैली की विशिष्टता क्या है, इस शैली की विशेषता क्या है, इस शैली में कौन कौन से अंग प्रमुख रूप से होते हैं, इन शैली के मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं, तो उन सब के बारे में भी हम मैप से ही उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो अध्ययन हो वह कंसेप्चुअल हो, इंटरप्रिटेटिव हो, तभी हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अब आते हैं हम सबसे जो इसका मेन पोर्शन है कि सिलेबस, तो सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। अब इसका सिलेबस कैसा है, अब आइए देखते हैं। पीजीटी हिस्ट्री का जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया गया है उससे 4 खंडों में बांटा गया है। पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, मौर्य साम्राज्य से लेकर चोल वंश तक, उसके बाद आपका तुर्क आक्रमण से ले लीजिए, यहाँ से आ जाइए मुगल काल तक, और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 2000 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है। तो बेसिकली आपको 1950-1964 के इतिहास पे ज़्यादा हाईलाइट करना है, और उसके बाद जो है उसके बाद थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बता दिया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अब इसके डिटेल पक्ष पे आइए। सिलेबस की डिटेल में पहला आपका टॉपिक है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जब भी आप पढ़ने बैठिए तो उसके पहले आपके पास सिलेबस ज़रूर हो। सिलेबस को फोटोकॉपी करा लीजिए और सिलेबस को हमेशा साथ रखिए। सिलेबस जहाँ से भी आप जो भी पोर्शन है, जो भी तथ्य हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी दिया गया है या जो भी वर्ड हैं उसका अर्थ क्या है उसको समझिए। उसी सिलेबस पे आप थोड़ा टिक करके लिख लीजिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, जब आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो जितनी बार भी आप उसका अध्ययन करेंगे हर बार आपका कंसेप्ट विकसित होता जाएगा, आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी। तो आपकी ग्रेविटी और ग्रैबिंग पावर इन हिस्ट्री दोनों का विकास होता जाएगा, दोनों बढ़ता जाएगा। अब आइए सबसे पहले अगर सरसरी निगाह से हम सिलेबस का अध्ययन करेंगे और फिर कल से हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा हिस्ट्री बेसिकली स्टोन एज कल्चर, वो कल से स्टार्ट होगा। आज देखते हैं, पहला है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। समझिए, पूरा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। प्री अब अगर जानते हैं आप कि मतलब प्रागैतिहास, कहाँ से आया, कैसे आया, विश्व परिप्रेक्ष्य में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें विश्व के किन देशों में ने व्यापक अध्ययन किया। जैसे माना जाता है कि पूरा पाषाण काल का सबसे व्यापक अध्ययन जो हुआ है वह फ्रांस में हुआ है। इसीलिए फ्रांस में प्रयुक्त जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, बेसिकली उन्हीं को विश्व के सभी देश प्रयुक्त करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। तो आपको वहाँ से हमें पता चलेगा। और फ्रांस के बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्र हैं जिनके आधार पर इसका नामकरण हुआ है, जैसे अबेबिल संस्कृति, मगदालिन संस्कृति, मुस्टेरियन संस्कृति, मास द अजिल संस्कृति। तो इन सब से ही आगे चल के पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ विश्व परिप्रेक्ष्य में
विकसित होती हैं। अब इसमें हमें इसका अध्ययन करना है। इसमें अब आता है स्टोन एज कल्चर। तो प्रागैतिहासिक का ही भाग है स्टोन एज कल्चर, मानव जीवन का ऐसा समय जबकि उनके इतिहास जानने और समझने के लिए हमारे पास एकमात्र पत्थर के उपकरण हों, स्टोन टूल्स हों, और उन्हीं स्टोन टूल्स की बनावट, उनकी तकनीक, उनके प्रयोग और उनके अनुप्रयोग आदि के आधार पे हम मानव की कपालधारिता को निर्धारित करते हैं। हम मानते हैं कि तत्कालीन मानव जैसे जैसे अपने औजारों को बनाने में, अपनी तकनीक को विकसित करने में जैसे जैसे मानव प्रबुद्ध होता गया, मानव विकसित होता गया, वैसे वैसे ही मानवीय सभ्यता भी विकसित होती जाती है। तो इस टूल्स के माध्यम से हम बहुत कुछ आपको बता सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे टेक्निक में देखिए, तत्कालीन मानव अनेक तकनीक का प्रयोग करता था, जैसे ब्रिक ऑन ब्रिक टेक्निक, लोहा लोई टेक्निक, फ्लेक सिस्टम, कोड सिस्टम, क्लैक्टोनी सिस्टम। तो बहुत सारी तकनीक हैं जिनके माध्यम से उस समय के तत्कालीन मानव अनेक औजार बनाता था, जिसमें हैंडेक्स है, क्लेवर है, स्क्रैपर है, पेबुल है आदि। तो हम इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसी तरह मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक जो है क्या है, मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, इन द मिडिल का मीन्स है बीच में। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया कहा जाता है द कंट्री बिटवीन टू रिवर्स, द कंट्री बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया। तो मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल और पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो इसी तरह जो मध्य पाषाण काल आप पढ़ते हैं मेसोलिथिक, तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, और मेसो का मतलब होता है मध्य। विश्व परिप्रेक्ष्य में मध्य पाषाण काल की संकल्पना पहले नहीं थी। इस बारे में सबसे पहली जानकारी हार्डर वेस्ट्राफ ने दिया है, और इसके बारे में प्रथम जो साइट है जहां खोजा गया है वह है फ्रांस का मास द अजिल। फ्रांस का है मास द अजिल। यहीं से जॉन इवांस ने इसका एक्सकवेशन कराया, इसकी खोज किया, और तभी से इसका नामकरण हुआ। लेकिन मेसोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया है हार्डर वेस्ट्राफ ने। इसके बाद आता है आपका नियोलिथिक। नियोलिथिक कल्चर जो है नवपाषाण काल। नियोलिथिक शब्द का भी पहला प्रयोग जो किया है जॉन लुबाक ने किया है, उनकी किताब का नाम है द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसी तरह हम लोग आगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में नामकरण समस्या, हड़प्पा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि सरस्वती घाटी की सभ्यता है, कि आजकल एक नया नाम प्रस्तावित हुआ है सरस्वती घाटी सिंधु सभ्यता। ठीक है, रफ़ीक मुगल ने तो इसे बृहत्तर सिंधु सभ्यता तक कहा है। फिर इसके टाउन प्लानिंग, इसके रिलीजियस लाइफ, इसका सोशल लाइफ, फिर आगे वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें हम लोग आर्य संस्कृति, वेदों के बारे में, आर्यों के मूल निवास के बारे में, आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, आर्य भारत के हैं तो उनका क्या कंसेप्ट है, आर्य को विदेशी मानने का क्या कंसेप्ट रहा है, तो इन सब की चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में चूँकि आर्यों को भारतीय माना जाता है, ठीक है, तो ये सब चर्चा किया जाएगा। इसके बाद अन्य में फिर कुछ रिलीजियस मूवमेंट आते हैं, सोशल एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सोशल एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म और हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म की चर्चा की जाएगी। और इसके बाद शंकराचार्य के फिलोसॉफिकल थाट्स जैसे अद्वैतवाद, इसी साथ माया का सिद्धांत, जगत का सिद्धांत आदि। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मौर्य साम्राज्य है, जिसमें मौर्य साम्राज्य है जिसमें अशोक, सामाजिक दशा, सांस्कृतिक दशा, फिर गुप्त साम्राज्य में कला, धर्म, दर्शन उनके विशिष्ट पक्ष हैं। और जहाँ तक आपका गुप्तोत्तर काल, अर्ली मिडोल इंडिया, तो अर्ली मिडोल इंडिया में भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद चोल डायनेस्टी,
इस समय का तत्कालीन समय में सबसे महत्वपूर्ण राज्य रहा है, जिस बेसिकली इसका लोकल बॉडी गवर्नमेंट, चोल प्रशासन और उनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। अगले टॉपिक में तुर्क आक्रमण में हम महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत आदि के साम्राज्य और उनके राज्य, उनकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? इस शब्द का पहली बार प्रयोग हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ में किया है। तो दिल्ली सल्तनत टर्म जो आया है वो पहली बार हसन निज़ामी के ताजुल मासिर नामक ग्रंथ में आता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी उपलब्धियाँ, इल्तुतमिश आदि। इसके बाद अलाउद्दीन बलबन से लेकर तुगलक तक, तुगलक के बाद सैयद और लोदी वंश का आपको इतिहास है। फिर मुग़लों में आके फिर मुग़ल वंश, बाबर हुमायूं से लेकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के आगे चल के हम शिवाजी तक अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक काल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से आपका टॉपिक दिया गया है। और इसमें तो आप ब्रिटिश साम्राज्य की उपलब्धियाँ, ब्रिटिश साम्राज्य की देन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, कॉलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म आदि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857 की चर्चा की जाएगी। इसके बाद सोशल एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जिसे कहते हैं इंडियन रेनेसां, तो आपका इंडियन रेनेसां शुरू होगा। सामाजिक आर्थिक आंदोलन और पुनर्जागरण, तो RENAISSANCE रेनेसां की शुरुआत होगी, इसका अध्ययन किया जाएगा। और इसके बाद हम फ्रीडम मूवमेंट में आते हैं। और फ्रीडम मूवमेंट में 1947 तक का इतिहास, गांधीयन इरा, गांधी जी का विशेष योगदान, और पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन के बाद हम लगभग 1964 तक का इतिहास सीरियसली देखेंगे। यद्यपि इसमें आपके सिलेबस में 2000 ईस्वी तक दिया गया है, तो जो भी 1964 के बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी भी चर्चा की जाएगी। इस प्रकार हम आज अभी तक हम सिलेबस का अध्ययन किए, सिलेबस देखे। अब इसके बाद कल से हम रेगुलर कक्षाएं देंगे, जिसमें जो फर्स्ट क्लास होगा आपका व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड स्टोन एज कल्चर की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।